चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा 9th क्लास का फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि मोशन होता क्या है। ठीक, तुमको क्या लगता है मोशन क्या होता है? कैसे पता लगता है मेरे को कि कोई बॉडी मोशन में है या नहीं है? क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कैसे पता लगेगा कि कोई बॉडी मोशन में है या नहीं है? कैसे पता लगेगा बताओ। वो मूव कर रही है तब। बॉडी मूव करेगी तब वो मोशन में है। लेट सपोज एक पेड़ है, पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं या पेड़ की जो शाखाएं हैं वो हिल रही हैं, क्या वो मोशन में है? यस सर। अच्छा, और बाकी लोग? हाँ भाई, मतलब डेफिनेशन क्या बोल सकता हूँ कि मोशन की डेफिनेशन है क्या? कैसे बता सकता हूँ कि कोई बॉडी मोशन में है या नहीं है? कैसे बता सकता हूँ मैं चीज़? किसी चीज में कोई चेंजेस आना या उसकी शेप में चेंज होना। शेप में चेंज होना। शेप, एक बॉल है, बॉल के ऊपर में बैठ गया, उसका शेप चेंज हो गया, क्या वो मोशन में है? अच्छा, मोशन का मतलब ऐसे हिंदी में बोलूँ मैं नॉर्मली, क्या होता है मोशन का मतलब? चलना एक टाइप से, हाँ या ना? यस सर। लेकिन जैसे कि एक मैं गाड़ी में ट्रेन में बैठा हूँ, ट्रेन में मैं बैठा हूँ, मेरे सामने वाली सीट पे मेरा भाई बैठा हुआ है, हम दोनों साथ में बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में हैं क्या? हाँ, क्या हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में? आंसर है नहीं। मोशन का मीनिंग क्या होता है फिर समझना यहाँ पे। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, व्हेन अ बॉडी changes its position, when a body changes its position with respect to time and stationary objects, then we can say that the body is in motion. When a body when the body changes its position with respect to time and stationary object, then the body is said to be is said to be in motion, क्लियर है? इस चीज का मीनिंग क्या ये समझाता हूँ तुम लोग को। लेट सपोज कि मैं चल रहा हूँ, एक रोड पे हूँ, ठीक है, मेरे बाजू में एक पेड़ है। अगर मैं यहाँ से चला और चला, पेड़ वहीं की वहीं पे रहेगा, मैं चलता जा रहा हूँ, तो पेड़ वहीं पे है। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि मैं मोशन में हूँ। क्यों? क्योंकि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था उसके रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हो चुकी है। अगर ऐसा हो गया देन मैं बोल सकता हूँ कि अ बॉडी इज इन मोशन। या फिर ऐसा मान लो कि दिन में 4 बज रहे थे, 4 बजे तुम किसी पॉइंट ए पे थे, लेट सपोज कहीं तो भी थे, आयरा गेट पे थे 4 बजे, ठीक है। अगले 1-2 घंटे में, 3 घंटे में तुम गए, तुम सुजान बाग तक पहुंच गए। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ में तुम्हारी पोजीशन चेंज हुई है एंड हेंस यू आर इन मोशन। ठीक है, तो व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। क्लियर है? चीज सबको समझ में आएगा? यस सर। ठीक है, आगे की बात करता हूं। जब मोशन की बात आई तो मोशन में 2 चीजें आती हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज कि इस चैप्टर से स्टार्ट होगी 2 चीजें। एक होगा स्केलर, 2 टाइप की क्वांटिटीज होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटीज और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा एक बात बताओ, एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है, 2 फोर्स लग रहे हैं एक बॉडी के ऊपर, 5 न्यूटन का और 10 न्यूटन के, 2 फोर्स लग रहे हैं एक बॉडी के ऊपर। तो बताओ टोटल फोर्स कितना हो गया? न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है। फोर्स है 5 न्यूटन का और 10 न्यूटन का, बताओ टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? बोलो बोलो भाई। अगर एक बॉडी पे 5 का फोर्स और 10 का फोर्स लग रहा है तो बताओ टोटल फोर्स कितना हो गया? सो 15 वेरी गुड, 15 हो गया। लेकिन एक चीज बताओ, जैसे मैं हूं, मेरे पे कोई 10 के फोर्स से यहाँ पे खींच रहा है और कोई 10 के फोर्स से यहाँ पे खींच रहा है। अब मेरे पे फोर्स कितना लगा? 10 का इधर लग रहा है, 5 का इधर लग रहा है, मेरे पे नेट फोर्स कितना लगा?
15 कैसे लगा? 10 का फोर्स इस साइड है, 5 का फोर्स इधर है, बताओ मैं किस साइड जाऊंगा बोलो? जिस साइड 10 का लग रहा है। जिस साइड 10 का लग रहा है। तो भाई ये फोर्स पॉजिटिव में है, ये लेट सपोज एक आदमी 5 के फोर्स से इधर खींच रहा है, 5 के फोर्स से इधर खींच रहा है, तो मैं किधर जाऊंगा बोलो? सर उसी जगह पे रहोगे क्योंकि इक्वल है। ठीक है, मैं उधर ही रहूंगा क्योंकि इक्वल फोर्स लग रहा है। तो 5 का फोर्स इधर लगा, 5 का फोर्स इधर लगा, मैं कहीं पर मूव नहीं करूंगा। इसका मतलब ये है कि फोर्स अगर मैं तुम्हारे हिसाब से देखो तो तुम बोलना चाह रहे हो कि भैया आप पे 5 का फोर्स लग रहा है प्लस 5 का फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स हो गया 10 का। बट एक बात बताओ बेटा कि अगर 10 का फोर्स लगेगा मेरे ऊपर तो मैं मूव करना चाहिए ना। मेरे ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, इसलिए तो मैं मूव नहीं कर रहा। क्या समझे? अगर 5 का फोर्स इधर लग रहा है और 5 का फोर्स इधर लग रहा है, इसका मीनिंग क्या है? टोटल फोर्स कितना लग रहा है मेरे ऊपर? 0। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस आर अपोजिट इन नेचर। नंबर लाइन पढ़ी थी, नंबर लाइन में बीच में 0 होता है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। तो अगर मेरे पास 5 का फोर्स इधर लग रहा है, 5 का फोर्स इधर लग रहा है, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा मेरे ऊपर? बताओ जल्दी से। 0 का। अब बताना, 10 का फोर्स इधर लग रहा है, 5 का फोर्स इधर लग रहा है, तो कितने का फोर्स लगेगा बोलो भाई? ये +10 है, ये -5 है, क्योंकि इसका डायरेक्शन उल्टा है। मैंने तुमको बताया था मैथ्स में भी कि नेगेटिव का मतलब होता है कि डायरेक्शन उल्टा है। तो एक है -5, एक है +10, तो मेरे पास लगेगा 5 न्यूटन का। इसका मतलब ये है कि कोई अगर मेरे को 10 न्यूटन के फोर्स से यहाँ पे खींच रहा है, 5 न्यूटन के फोर्स से यहाँ पे खींच रहा है, तो मेरे ऊपर नेट फोर्स लगेगा 5 न्यूटन का इस साइड में, क्योंकि इधर 10 का था इधर 5 का था, तो 5 न्यूटन का नेट फोर्स लगेगा बट इस डायरेक्शन में। क्लियर हुई ये बात? इसका मतलब ये है कि फोर्स के साथ साथ में उसके वैल्यू के साथ साथ में उसका डायरेक्शन का पता होना भी जरूरी है। हाँ या ना? अगर किसी ने मेरे को इधर खींचा 5 के फोर्स से और इधर ही खींचा मेरे को 10 के फोर्स से, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा बोलो? 15 न्यूटन। किसी ने 5 के फोर्स से खींचा प्लस 10 के फोर्स से खींचा, तो एक ही डायरेक्शन में 15 न्यूटन लगेगा। इन किसी ने अपोजिट खींचा तो मेरे फोर्स अलग अलग होंगे, एक +10 होगा, एक -5 होगा, एंड हेंस उसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स एक ऐसी चीज़ है जिसका डायरेक्शन मैटर करता है कि आपने कौन से डायरेक्शन में दिया है फोर्स। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड मतलब कितना नंबर है, 10 है 15 है 20 है, वो प्लस साथ ही साथ में उसका डायरेक्शन भी मैटर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटीज जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, भाई चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कूलम। चार्ज होता है कूलम में। तो मैंने बोला +2 कूलम का चार्ज और +5 कूलम का चार्ज, बताओ टोटल चार्ज कितना हो गया बोलो? 7 कूलम का चार्ज हो गया। क्या तुमने इनका डायरेक्शन देखा? तो आंसर है नहीं देखा। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्शन नहीं देखा एंड हेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटीज, देखो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी का मतलब दोज क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, दोज क्वांटिटीज which has only magnitude and does not depend on direction ठीक है? ऐसी क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, MAGNITUD मैग्नीट्यूड होता है एंड डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन are known as scalar quantity। ठीक है? और ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ होता है, तो those quantities which has both magnitude as well as direction, ठीक है, are known as वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं कुछ के नाम लिख देता हूँ स्केलर के, वेक्टर के। तुम लोग को ये मत पूछना अभी कि भैया क्या चीज़ है ये, क्यों? जैसे जैसे हम आगे जाएंगे अगले चैप्टर में, उससे अगले चैप्टर में हम इनको कवर करेंगे। ठीक है?
जैसे कि इस चैप्टर में जो 2-4 चीज़ें हम कवर करेंगे, पहले मैं उनकी बात कर लेता हूँ। सबसे पहली क्वांटिटी जो स्केलर क्वांटिटी होती है दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहली क्वांटिटी जो स्केलर होती है दैट इज डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, मास। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, MENT, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ACCELERATION, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। ठीक है, यहां पे और आ जाएगा वर्क, एनर्जी। ठीक है, ये सब स्केलर क्वांटिटी है, ये सब मेरी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। चलो लिखेंगे इनको जल्दी से। क्या भाई? टाइम स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, लिखेंगे इनको जल्दी से, लिखेंगे। आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मोशन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो आज के बाद देखना, कभी भी जब कोई तुमसे पूछे किसी क्वांटिटी के बारे में कि भाई बताओ, मैं जैसे मैंने क्वेश्चन दिया तुम लोग को, जैसा भी दिया कि जैसे मैंने बोला कि भाई बताओ 100 रुपये प्लस 200 रुपये कितने होंगे, तो तुम्हारा आंसर है 300 रुपये। क्यों? क्योंकि वो उस पर डिपेंड नहीं करता, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? कोई बोले 1 लीटर तेल प्लस 2 लीटर तेल कितना तेल हुआ, तो आंसर 3 लीटर तेल। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती दैट इज स्केलर, और ऐसी क्वांटिटी जो डिपेंड करती है दैट इज वेक्टर। क्लियर है चीज? चलो अब मैं आगे की बात करता हूँ, ध्यान देना आप सब लोग। अब हम आगे चलते हैं, ध्यान देंगे, सुनना आप सब लोग। अगली जो चीज अब हम लोग को चैप्टर में स्टार्ट कर लेनी है ना, हमारे मोशन वाले चैप्टर में जो चीज हमको स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहली बेसिक चीज पढ़नी है दैट इज डिस्टेंस। अच्छा चलो, उससे पहले एक चीज और समझा देता हूँ। जो मोशन है ना, एक्चुअल में मोशन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। मोशन कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में। अभी तक तुमको एक चीज पता थी, स्पीड इक्वल टू, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बहुत अच्छे। तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ, मोशन ना, मोशन पूरा टॉपिक 3 पार्ट में बटा हुआ है। मोशन सबसे पहला जिसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है। सबसे पहला एक चीज होती है दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है पहला। तो तब तुम्हारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक ही फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो तुम आज तक पढ़ते हुए आए थे। क्लियर है? अब एक्सेलरेशन क्या होता है, अब बात करेंगे इसके बारे में। दूसरा फॉर्मूला होता है जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है के, मतलब लाइक एक्सेलरेशन है 2, 3, 4, 5, 6, सिर्फ एक चीज होगी 6 है तो पूरे मोशन में, मतलब मैंने अपने घर से बाइक चलानी स्टार्ट की, मैं पुणे स्टेशन तक गया, तो जितनी देर मैं वहां तक गया उतनी देर में जो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उतने में एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 थी, 3 थी या 4 थी, बट कांस्टेंट थी। जितनी पहले थी उतनी बाद में थी। तो ऐसे टाइप के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, और ये हम लोग को पढ़ना है कब? क्लास 9th में, इस साल पढ़ेंगे हम। और यहाँ पे हमारे पास में 3 फॉर्मूले आते हैं। एक आएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम लोग इनको प्रूव करेंगे। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये 3 फॉर्मूले आएंगे हमारे पास में। तो ये हो गया एक्सेलरेशन जब 0 होता है तब क्या होता है, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तब क्या होता है, और जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, चेंज होती रहती है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू जब वेरिएबल होती है, VARIABL, वेरिएबल मतलब जो ऊपर नीचे होती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी फिर कम ज़्यादा, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन या कुछ मत बोलो, एक्सेलरेशन की वैल्यू जब वेरिएबल है तो वो हम पढ़ेंगे कौन सी क्लास में? क्लास 11th में। क्या यूज करेंगे वहाँ पे? डिफरेंशिएशन
ठीक है, डिफरेंशिएशन, और एक और चीज़ यूज़ करेंगे वहाँ पे इंटीग्रेशन। ये दो चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखो अभी तक आज तक क्लास 9 से पहले तुम लोग सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ते हुए आए थे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर अब इस वाली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, हम लोग ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और क्लास 11th में जाके आगे ये पढ़ेंगे। इस डायग्राम को बनाओ जल्दी से एक बार। चलो भाई सुनना आगे। तो अब हम लोग को पता है बात करनी है इसके बारे में और इसके बारे में बात करनी है। इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, क्लास 11 में जब आएंगे तब करेंगे इसके बारे में बात। अभी हम लोग सिर्फ इन दो के बारे में बात करेंगे, तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होता है कैसे होता है, समझता है इस चीज़ को। आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग कुछ डेफिनेशन समझेंगे कुछ चीज़ों की। तो जैसे हमने मोशन के बारे में पढ़ा, मोशन क्या होता है कि जब भी एक बॉडी चलती है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है इसका मतलब बॉडी मोशन में है, वरना बॉडी मोशन में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, मोशन दो टाइप का होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन का मतलब जैसे कि तुमने बॉल फेंकी, तो जब बॉल फेंकते तो बॉल ऐसे जाती है और ऐसे आती है। ठीक है, मतलब दो मोशन हो रहे हैं उसमें, एक ऐसे भी जा रही है बॉल सीधे सीधे सीधे, और एक बॉल ऊपर जा करके वापस नीचे आ रही है। मतलब जैसे कि लाइक देखो, जैसे ये मैंने फेंका, इसको मैंने ऐसे फेंका, ठीक, तो जब ऐसे आने में इसके दो मोशन में है, एक ऐसे और एक ऊपर जा करके नीचे, दो मोशन में है ना। देखो जैसे जैसे ऊपर जा रही है मतलब ये आगे भी जा रही है और फिर ये नीचे भी आ रही है, तो ये चीज़ ऐसे हो रही है। क्लियर है, तो ये होता है मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन हमको नहीं पढ़ना, अभी हमको सिर्फ पढ़ना है मोशन इन लाइन। क्लियर है, क्लास 11th में सिर्फ हम लोग को पढ़ना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो पहले मैं बात करता हूँ डिस्टेंस की। ध्यान देंगे यहाँ पे सब लोग, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस। चलो बताओ बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है, बताओ तुम लोग, बोलो बोलो भाई, जिसको पता है डिस्टेंस क्या होता है। तो मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी दूरी है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितनी दूरी है। जैसे कि मान लो तुम्हारे स्कूल के बीच में और सुदान ब्लॉक के बीच में एक, मतलब तुमने स्टार्ट किया चलना और तुम अपने एपीएस स्कूल से लेकर के सुदान ब्लॉक तक चलते 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 पहुंच गए, तो सिंपल सी बात है वो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस कवर किया तुमने, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। क्लियर है, तो डिस्टेंस का मतलब होता है द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग मोशन, कि कितना पाथ उसने कवर किया है। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग मोशन। ठीक है, जितनी देर उसने मोशन दिखाया बॉडी ने, उतनी देर में कितना पाथ उसने कवर किया है, दैट इज नोन एज, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग मोशन, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, बताओ जल्दी से, यूनिट ऑफ डिस्टेंस बोलो जल्दी, चलो। सर मीटर। मीटर, बाकी लोग 1 यूनिट बोली मीटर। और तुम्हारे घर से तुम्हारा गांव मीटर में गिनते हो किलोमीटर में, किलोमीटर में। तो सिंपल सी बात है, 1 यूनिट है मीटर, 1 यूनिट है किलोमीटर। ठीक है, अच्छा अपने जो स्केल है, स्केल पे सेंटीमीटर गिनते हो, मीटर है किलोमीटर, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर भी एक डिस्टेंस की यूनिट है, मतलब जिसके आगे भी मीटर लग जाता है दैट इज डिस्टेंस की यूनिट। अच्छा जी, अब एक चीज समझो बेटा, किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, समझे। सेंटी का मतलब क्या होता है, सेंटी, देखो किलो को के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो किलो को के से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 10 की पावर 3। कई बार लिखते हैं ना 20,000 रुपीज, तो 20K रुपीज लिखा होता है वहां पे, आगे ना। तो किलो का मतलब होता है कि 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मतलब 1000। ठीक है, किसी ने बोला सेंटीमीटर, ठीक है, तो सेंटी, CENTI, सेंटी, ठीक है, दैट इज सी, उसका मतलब था 10 की पावर -2। किसी ने बोला मिली, MILLI, मिली,
तो मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। क्लियर है चीज, याद रहेगा इतना, समझा। डिस्टेंस का डेफिनेशन है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग मोशन इज नोन एज डिस्टेंस। उसकी यूनिट होगी मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। और अब ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब पेपर में आएगा तो वहाँ पे आपको जब न्यूमेरिकल करेंगे तो कन्वर्जन करने पड़ेंगे यूनिट्स के। तो 1 किलोमीटर मतलब 10 की पावर 3 मीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -2 मीटर, 1 मिलीमीटर मतलब 10 की पावर -3 मीटर। क्लियर है। चलो आगे की बात करता हूँ। अगर ये डिस्टेंस है तो यहाँ पे फिर एक चीज़ और आती है। अच्छा एक और चीज़, डिस्टेंस कैसे टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। तो सुनना मेरी बात बताना। लेट सपोज मैं यहाँ से अपने घर से गया, मैं पहले स्कूल गया, स्कूल है मेरा 5 किलोमीटर पे, ठीक है। तो मैं 5 किलोमीटर पहुँच गया, फिर मैं वापस अपने घर वापस आ गया 5 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया मैंने, बताओ। 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। तो क्या तुम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्शन देखा क्या कि भैया पहले 5 किलोमीटर गए थे फिर 5 किलोमीटर वापस आए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ देखा या डायरेक्टली ऐड कर दिया? डायरेक्टली ऐड कर दिया। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब हमने कोई डायरेक्शन से हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब वो क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होगी, तो वो क्वांटिटी होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है चीज। चलो आगे की बात करते हैं हम लोग। अब डिस्टेंस के जैसी एक नई चीज आती है इस साल से, ये तुमने पहले भी पढ़ा होगा इनके बारे में। ये चीज बस ये नया पॉइंट है, ये लिख के रखो। एक नई चीज आती है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है समझना है आपको। तो द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल and final position, the shortest distance between initial and final position of a moving object, of an object, of an object या of a body, ठीक है। The shortest distance between initial and the final position of a body is known as displacement। क्लियर है। लिखो जल्दी से इसको, फिर आगे एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को। करो एक्सप्लेन। हाँ मैं एक्सप्लेन करूँ क्या? तो भाई डिस्प्लेसमेंट होता क्या, ये तो डेफिनेशन देख लिया हम लोगों ने। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है समझो यहाँ पे। तो इसकी यूनिट क्या होती है तुम बताना बाद में। यूनिट पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम बताना इसकी यूनिट क्या होगी। एक बॉडी है, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है, गई 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 यहां पहुंची बी पॉइंट पे। कितने डिस्टेंस पे ये, तो ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे, 100 किलोमीटर। तो बताओ इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हुआ, बोलो। इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से स्टार्ट किया था, फाइनल पॉइंट मतलब जहां पे खत्म किया। बताओ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 100 किलोमीटर। अब मैं बोल रहा हूँ एक बॉडी है, दूसरी बॉडी, उसने क्या किया, यहां से मोशन स्टार्ट किया, ए पॉइंट से मोशन स्टार्ट किया, गई 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 बी तक पहुंची, वापस आ गई कहाँ पे, इधर से पहले गई आगे तक और फिर वापस आ गई, वो कितना 30 किलोमीटर। बताओ इसने कितना डिस्टेंस कवर किया सेकंड बॉडी में, 130 किलोमीटर। 130 किलोमीटर। लेकिन अब एक चीज बताओ, बॉडी जो थी वो यहां से गई 100 किलोमीटर, वापस आ गई 30 किलोमीटर सी पॉइंट पे। ये इसकी फाइनल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिफरेंस है, 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर।
उस चीज को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उस चीज को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। समझे क्या बात को? समझा क्या? सर एक बार रिपीट करना। देखो दोबारा रिपीट करता हूँ। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए, अ बॉडी स्टार्ट्स, a body starts from a पॉइंट से उसने स्टार्ट किया and reaches b at 100 kilometer, then come backs to c at 30 kilometer. Find distance and displacement. Find distance and displacement. अब खुद सोचो, एक बॉडी ने ए से स्टार्ट किया, बी तक गया और फिर सी तक आया, तो यहां से लेके यहाँ तक 100 किलोमीटर, यहां से लेके यहाँ तक 30 किलोमीटर, तो टोटल जो तुम्हारा डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 30 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। बट कोई पूछता है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो चेक करो, इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन जहां जाके वो रुका दैट इज सी, इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? इतना। तो टोटल है 100 में से 30 हटा दो, कितना बच गया? 70। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 70 किलोमीटर। समझा क्या सबको? समझा क्या? लिखेंगे जल्दी से इसको। सर डिस्टेंस 30 है। आगे समझना है यहाँ पे सही कर लेना। डिस्टेंस 130 किलोमीटर में 100 किलोमीटर प्लस 30 तो टोटल 130 आएगा। गलती से 30 लिख दिया वहाँ पे। अच्छा अब एक बार बताओ, तुम खुद बताओ इसकी यूनिट क्या होगी डिस्प्लेसमेंट की? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है भले वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बट नापोगे किसमें? किलोमीटर। तो यूनिट सेम ही होगी, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, यूनिट सेम रहेगी तुम्हारी, बाकी कंसेप्ट अलग है ये चीज। ठीक है, एक चीज और सुनना है, क्या डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करता है क्या? जाते टाइम अगर ये पॉजिटिव डिस्टेंस है, चेक करो, दिस इज 100 किलोमीटर, आते टाइम कितना है? -30, तो 100 - 30 कितना आ गया? डिस्प्लेसमेंट 70 आ गया। क्या डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करता है, हाँ या ना? हाँ सर। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। देखिएगा इसको, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट वही होगी मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर जो डिस्टेंस की है, और बात करता हूं अगर मैं इसकी क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलो फिर आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं। फिर आ जाओ, सुनना है, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मैंने एक स्क्वायर दिया तुम लोग को, लेट्स सपोज एक मेरे पास वो है, क्या बोलते हैं, जॉगिंग पाथ है, ऐसे ये जॉगिंग पाथ है इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, इसका ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 5 किलोमीटर का। ये एक जॉगिंग पाथ है, या 5 किलोमीटर ज़्यादा हो गया, ऐसा मान लेते हैं 2 किलोमीटर का जॉगिंग पाथ है, लेंथ 2 किलोमीटर की, ए बी सी डी। ठीक है, ये एक जॉगिंग पाथ है ऐसे। अब बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए, या अ बॉय लिख लो, अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड ends at C, फर्स्ट है, एंड ends at C, सेकंड है B या D ले लो, D। ठीक है, जब A से स्टार्ट किया तो C तक गया, A से स्टार्ट किया D तक गया। पहले वाले उसमें फाइंड डिस्टेंस
एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सेम चीज दूसरे वाले में, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये निकालना है हमको। ठीक है, चलो अटेम्प्ट करो एक बार जल्दी से। अरे भाई इसका आंसर देखता हूं। अटेम्प्ट कर लिया तुम लोगों ने, अब सुनना आप है कैसे करेंगे, ध्यान देना आप है। A boy starts from A and ends its journey at C। तो ध्यान देंगे, A से C की ओर जाएगा तो ये 2 किलोमीटर, A से B गया, B से C गया, ये 2 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर। ठीक है, तो बताओ भाई ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया A से लेके C तक। तो डिस्टेंस पहले, डिस्टेंस इज इक्वल टू AB प्लस BC, तो आंसर 2 + 2 दैट इज 4 किलोमीटर। ठीक है, चलो डिस्प्लेसमेंट बताओ फिर, चलो आ जाओ डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो A और C के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A और C के बीच में। बताओ कितना है, जल्दी बताओ। 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर कैसा है? अच्छा भाई, मैं बोल सकता हूं इन ट्राइंगल ABC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या? AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लगा सकते हैं कि नहीं? यस सर। सब लोग पाइथागोरस थ्योरम आती है ना सबको? आती है सर। यस सर। चलो तो ये हमने लगा दिया। नाउ AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB मतलब 2 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। देयरफॉर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो AC का स्क्वायर कितना हो गया 8। देयरफॉर AC इज इक्वल टू, जब स्क्वायर उस साइड जाएगा, तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स में पढ़ा था कि जब स्क्वायर उस साइड जाता है तो वो रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? रूट। रूट 8 कितना होता है भाई? रूट 8 को क्या लिख सकते हो तुम लोग? AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जो 2 की पेयरिंग होती है उसमें से एक बाहर निकाल दो, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 2√2 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2√2 किलोमीटर है और डिस्टेंस है कितना है, वो 4 किलोमीटर है। समझा क्या सबको? लिखेंगे इसको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि A से स्टार्ट किया और D पे आ गया, मतलब A से पहले B, B से C और C से D पे आ गया। ठीक है, पहले तो डिस्टेंस निकालो। तो बताओ भाई डिस्टेंस कितना होगा, बोलो। डिस्टेंस इज AB प्लस BC प्लस CD। A से B, B से C, C से D, तो कितना हो गया बोलो भाई? दैट इज 2 + 2 + 2 दैट इज 6 किलोमीटर। वेरी गुड, 6 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट भाई 2 किलोमीटर। A से चला B C D, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस है बोलो? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, वेरी गुड। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 किलोमीटर, डिस्टेंस हो जाएगा 6 किलोमीटर। लिखेंगे जल्दी से। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देंगे, तुम आंसर देना इस बार। लेट्स सपोज a boy starts from point P and ends his journey at Q. Find displacement and distance। ठीक है, अब पाथ कैसा है? एक सर्कुलर पाथ है
ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे ध्यान देंगे, सेंटर है, रेडियस है 7 किलोमीटर का, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। बताओ इनके बीच का डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, ध्यान लेना कैसे करेंगे इसको। आ जाओ भाई, P पॉइंट से Q पॉइंट पे गया है तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल। सरकमफ्रेंस निकालनी आती है क्या तुम लोग को सर्कल की? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है? 2 पाई आर। तो भाई यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है P से लेके Q तक का, वो सरकमफ्रेंस का हाफ होगा ना। जो सरकमफ्रेंस पूरी होती है तो उसका आधा P से लेके Q तक हाफ हो गया। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, तो डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q आर्क, जो PQ आर्क का डिस्टेंस है ना, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज टोटल सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है 7 होल डिवाइडेड बाय 2। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर 22 किलोमीटर। क्लियर है? मीन्स यहाँ से लेके जब ये यहाँ तक आएगा तो लगभग 22 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। अच्छा, अगर मैं बोलूँ तुम लोग को कि भाई व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे भाई? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है तुम्हारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो ये है। यहाँ से लेके यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है ना, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक का। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अच्छा, इसको मैं क्या बोलूंगा, क्या मैं इसको डायमीटर बोल सकता हूँ, हाँ या ना? हाँ सर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। और डायमीटर कितना है सर्कल का, बताओ जल्दी से। 14 किलोमीटर, दैट इज 2r, दैट इज 2 इंटू 7, दिस इज 14 किलोमीटर। क्लियर है? इस तरीके से करेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट के और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से। अब एक चीज देखो, पहले वाले उसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया था मैंने डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का, वो सेकंड क्वेश्चन देखो और फिर थर्ड क्वेश्चन देखो। आ जाओ, सुनना है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया था मैंने ये कि एक बॉडी है, वो यहाँ से इधर गई A से लेकर के B तक, फिर वापस आई B से लेकर के C तक। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो था वो 100 किलोमीटर था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो था वो 100 किलोमीटर था। ये डिस्टेंस कितना था 30 किलोमीटर। ठीक है, और बॉडी ऐसे आई थी। तो इस केस में तुम्हारा डिस्टेंस जो आया था, डिस्टेंस आया था 130 किलोमीटर, और जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आया था वो आया था 70 किलोमीटर। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन दिया था मैंने तुम लोग को, ये वाला स्क्वायर वाला। इसमें दो क्वेश्चन दिए थे, एक पहला A B C D। पहला केस था जब A टू C गया था वो, तो और यहाँ पे ये डिस्टेंस था 2 किलोमीटर का। तो A टू C का जो आंसर आया था वो आया था कि डिस्टेंस की वैल्यू थी तुम्हारी 4 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थी 2√2 किलोमीटर। भाई √2 की वैल्यू होती है 1.4, ठीक है, 1.41। तो 2 इंटू 1.41, तो दैट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 इंटू 1.41 दैट इज 2.82। ठीक है। अच्छा, जब मैंने बोला कि भाई वो गया A से लेकर D तक, तो जब वो A से लेकर D तक गया था तो वहाँ पे जो डिस्टेंस आया था, डिस्टेंस की वजह से 6 किलोमीटर, 2 + 2 + 2, एंड जो डिस्प्लेसमेंट आया था वो आया था तुम्हारा कितना, 2 किलोमीटर। ठीक है भाई। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया वो दिया सर्कल का। सर्कल में P पॉइंट से लेके Q पॉइंट तक गया वो यहाँ तक। ठीक है, इसका रेडियस कितना था, 7 था। तो P से लेकर के Q तक गया, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आया तुम्हारा 22 किलोमीटर, और जो डिस्प्लेसमेंट आया वो आया तुम्हारा कितना किलोमीटर,
14 किलोमीटर। चलो एक क्वेश्चन और मैं अभी दे देता हूँ। लेट सपोज एक बॉडी ने स्टार्ट किया ए से और बॉडी ने ख़त्म किया बी पे। ए से स्टार्ट किया और बी पे ख़त्म किया और ये 50 किलोमीटर है डिस्टेंस। तो बताओ इसका डिस्टेंस कितना हुआ, बताओ जल्दी से, डिस्टेंस कितना हुआ? 50 किलोमीटर। और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सर वो भी 50 होगा। वो भी 50 किलोमीटर हुआ। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड किया, तो ये डिस्टेंस हुआ 50 किलोमीटर एंड दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो वो भी 50 किलोमीटर हुआ। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है डिस्टेंस ज़्यादा है? डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है या डिस्टेंस ज़्यादा है? डिस्टेंस ज़्यादा है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है डिस्टेंस ज़्यादा है? डिस्टेंस ज़्यादा है। और यहाँ पे भी डिस्टेंस ज़्यादा है? यस सर। और यहाँ पे बराबर है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्या मैं ये बोल सकता हूँ? यस सर। तो आज के बाद याद रखना कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। उल्टा नहीं हो सकता। डिस्टेंस या तो हरदम बड़ा होगा या तो इक्वल टू हो सकता है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। लिखो ये चीज सिर्फ, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लिखेंगे जल्दी से। अब मैं आगे समझाता हूँ एक चीज, सुनना है। तो अब हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर एक चीज आती है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। समझना है यहाँ पे, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसकी बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। when a body covers equal distance, when a body covers equal distance in equal interval of time, ठीक है, then the body is said to be in uniform motion. Then the body is said to be in uniform motion, ठीक है। अगला नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। when a body covers unequal distance, when a body covers unequal distance in equal interval of time, when a body covers unequal distance in equal interval of time, then the body is said to be in non-uniform motion, एक बात समझ में। when a body covers equal distance in equal interval of time, then it is said to be in uniform motion, and when a body covers unequal distance in equal interval of time, then it is said to be non-uniform motion। लिखो, इसका मीनिंग समझाता हूँ फिर। अब इन बातों का मीनिंग क्या है, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या है समझना है यहाँ पे। लेट सपोज, ध्यान देंगे यहाँ पे, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ध्यान देना यहाँ पे। अ बॉडी कवर्स 2 किलोमीटर every hour, 2 किलोमीटर every hour। इसका मतलब ये है कि यहां से स्टार्ट हुआ और पहले 1 घंटे में कितना चलेगी ये?
2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। फिर अगले 1 घंटे में कितना चलेगी? 4 किलोमीटर। फिर अगले 1 और घंटे में 6 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। मतलब हर एक आवर में 2 किलोमीटर चलेगी। तो ऐसे मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, कि व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, ये बॉडी को देखना एक बार, ध्यान देना। यहाँ पे ए से स्टार्ट हुई, बी पे गई, और इसने एक पहले 1 आवर में चले 2 किलोमीटर, लेकिन दूसरे 1 आवर में इसने चले 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, अगले 1 आवर में चले इसने 4 किलोमीटर, फिर अगले 1 आवर में चले इसमें 3 किलोमीटर। तो देखो इक्वल इंटरवल है टाइम का, बट डिस्टेंसेस आर अनइक्वल। ऐसे मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझे क्या? इक्वल डिस्टेंस है बट जो डिस्टेंस है दैट इज अनइक्वल, तो ऐसे को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल वो है टाइम है, तो ऐसे मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। समझा क्या? देखेंगे इसको जल्दी से। एक चीज और के याद कर रखना, ग्राफ अभी मैथ्स में मैं पहले पढ़ाऊंगा तुम लोग को, तब आएगा, बट इसको याद करके रखना। जैसे एक चीज कि लेट्स सपोज जैसे कि एक बॉडी है, उसका जो मोशन होता है ना, ध्यान दो यहाँ पे, डिस्टेंस को लिखो एस, डिस्टेंस होता है एस, टाइम होता है टी, ठीक है। एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अभी मैथ्स में पढ़ाऊंगा ग्राफ 3rd चैप्टर में। तो इसका जो ग्राफ बनता है यूनिफॉर्म मोशन का, वो सीधी लाइन बनता है ऐसे। क्लियर है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा, ध्यान देंगे यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा, डिस्टेंस मतलब एस, टाइम मतलब टी, उसका ग्राफ ऐसे जाएगा, मतलब सीधी लाइन नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा कर्व जाएगा। एंड जो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वो एक सीधी लाइन बनता है ऐसे। बनाओ इसको जल्दी से। तो इतना करते हैं आज के लिए हम लोग, ठीक है। अगले टॉपिक में हम लोग करेंगे कि वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन क्या होता है, और प्लस उनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। ये इतना सिंपल सा टॉपिक था, इसको धीरे धीरे करेंगे, टफ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगली बार हम लोग देखेंगे वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन। आज हमने एक नई टर्म सीखी डिस्प्लेसमेंट की, इसके क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे बाद में, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू, बाय बाय।